नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे पाकिस्तान में इमरान खान और पीटीआई नेताओं ने कर दिया है ये बड़ा दावा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के बड़े नेता अल्ताफ बुखारी ने दिया बयान, कहा भारत से जुड़ी है जम्मू कश्मीर की किस्मत, पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पीओके वापस लेने की तैयारी में भारत, सेना की उत्तरी कमान के कमांडर के बयान के कूटनीतिक मायने। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा, कंबोडिया में आसियान बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के 2 प्रयासों के बाद सीमा पर बरती जा रही है कड़ी सतर्कता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देश के इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे इमरान खान, पीटीआई नेताओं ने कर दिया है ये दावा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता फैसल जावेद खान ने बताया कि पार्टी प्रमुख इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी में देश के इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। फैसल खान ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि लोग संकट से उबरने के लिए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल जारी है और ऐसे में सीधा आर्मी के हेडक्वार्टर यानी कि रावलपिंडी के पास सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन करके इमरान खान पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों को घेरने का प्रयास कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत से जुड़ी है जम्मू कश्मीर की किस्मत, पाकिस्तान का नहीं है कोई जम्मू कश्मीर से लेना देना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर आ रही है और बड़े नेता और पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की किस्मत भारत से जुड़ी हुई है और इसका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। पार्टी के एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमारे सभी जख्मों के मरहम नई दिल्ली के पास है, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमारी किस्मत भारत से जुड़ी है और हमें जो कुछ भी मिलने वाला है वो नई दिल्ली से आएगा, पाकिस्तान से नहीं। वहीं कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की सलाह के बारे में सवाल करने पर बुखारी ने कहा कि उन्हें हमारी रैलियों से सीखना चाहिए, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं वो स्वायत्तता या स्वायत्त शासन के बारे में सुनने नहीं आते। उन्होंने कहा कि हमारा रुख साफ है कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो भी विकास होगा, जो भी हमारा किस्मत है वो दिल्ली से तय होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीओके वापस लेने की तैयारी में है भारत, सेना की उत्तरी कमान के कमांडर के बयान के कूटनीतिक मायने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीओके को वापस लेने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है और जब भी सरकार आदेश देगी हम उस पर अमल कर देंगे। और इससे भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मच गई है। दोस्तों, पीओके को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो खूब होती रहती है, नेता बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन सेना के इतने बड़े अफसर की तरफ से पहली बार इस तरह का बयान आया है। और इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी पीओके को वापस हासिल करने के लिए बयान दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत पीओके को वापस हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है? सेना के कमांडर के बयान का क्या मतलब है? पीओके के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं? दरअसल दोस्तों, मंगलवार को उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे एक मीडिया कर्मी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करते हुए पीओके को लेकर सवाल पूछा और इसमें उस बयान का जिक्र किया गया जिसमें रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की विकास यात्रा शुरू की है, जब हम गिलगिट बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएंगे तब लक्ष्य पूरा होगा। इसका जवाब देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है और इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है और सरकार का हर आदेश मानने के लिए सेना हमेशा तैयार है। सरकार की तरफ से जब भी आदेश होगा सेना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा, कंबोडिया में आसियान बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार आतंकवाद को सबसे गंभीर खतरा बताया और उन्होंने कहा कि इन खतरों का सामना पूरी दुनिया कर रही है। राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया। बता दें कि राजनाथ सिंह ने 9वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में ये बातें कही। आसियान मंत्रियों को संबोधित करते हुए रक्षा
मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा खतरा अंतर्राष्ट्रीय और सीमा पार वाला आतंकवाद है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब उदासीनता प्रतिक्रिया नहीं हो सकती क्योंकि आतंकवाद ने विश्व स्तर पर कई देशों को नुकसान पहुंचा दिया है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कैसे आतंकवादी समूहों ने मनी ट्रांसफर और आतंकियों की भर्ती के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध इस ओर इशारा भी करता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब आतंकवाद एक बड़ा खतरा बना हुआ है, ऐसे में कोरोना महामारी से होने वाली परेशानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के 2 प्रयासों के बाद सीमा पर बढ़ती जा रही है कड़ी सतर्कता। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में पाकिस्तान के जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंक को सह देने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने सीमांत क्षेत्रों को खंगालने के लिए अभियान तेज कर दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ के 2 प्रयासों को नाकाम बनाने के बाद बुधवार को सुरक्षा बलों ने सांबा जिले के रामगढ़ के अग्रिम इलाकों को खंगालने के लिए लगभग 4 घंटे का अभियान चलाया। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने रामगढ़ के अग्रिम इलाकों SM-पुर, चमलियावाल व नारायणपुर पोस्ट के साथ लगते इलाकों की तलाशी ली और इस दौरान पुलिस के जवानों ने जीरो लाइन के पास स्थित घरों में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ कर उनसे क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में मचा बवाल, हिंसक झड़प में कई कर्मचारी भागे। जी हाँ दोस्तों, चीन के झोंगझोउ शहर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के बाहर बुधवार को जमकर बवाल हुआ और कई हफ्ते से कोरोना प्रतिबंधों का सामना कर रहे फैक्ट्री के कर्मचारी बुधवार को बैरिकेड्स तोड़कर परिसर से भागने लगे और इस बीच वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। परिसर से भाग रहे कर्मचारियों को पीटा भी गया है और कुछ को हिरासत में रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप प्लांट के कर्मचारी जो एप्पल आईफोन बनाते हैं, उन्हें पिछले कुछ दिनों से कोरोना प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और कंपनी को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। वहीं चीनी सोशल मीडिया पर उपलब्ध झोंगझोउ स्थित कारखाने के वीडियो में नकाब पहने हजारों प्रदर्शनकारी सफेद सुरक्षात्मक सूट पहने पुलिस कर्मियों का सामना करते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर बुधवार को पोस्ट किए गए कुछ वीडियो में ये नजर भी आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में 24 घंटे के अंदर आए कोरोना के 360 नए मामले, जिसमें 5 लोगों की हो गई मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 360 नए मामले आए हैं और इस दौरान 5 लोगों की जान भी गई है और देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,70,075 हो गई है। पिछले 24 घंटे में केरल में हुई 4 मौतों और हरियाणा में 1 मौत की रिपोर्ट सहित पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,596 हो गई है और इन आंकड़ों को आज सुबह 8 बजे अपडेट किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इन आंकड़ों को अभी ताजा अपडेट किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया पैसे बांटने का आरोप, संबित पात्रा ने शेयर कर दिया ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने कांग्रेस पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में वोट जुटाने के लिए पैसे बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो शेयर करते हुए यह आरोप लगाया है कि गुजरात के वडोदरा के दभोई से कांग्रेस के उम्मीदवार बालकृष्ण ढोलर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को पैसे बांटकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान पैसे बांटने का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट कर कहा कि गुजरात चुनाव में पैसे देकर वोट जुटाने में लगी कांग्रेस चुनाव प्रचार में पैसे बांटकर वडोदरा के डभोई से कांग्रेस प्रत्याशी बालकृष्ण ढोलर कर रहे हैं वोट की अपील। कांग्रेस पर गुजरात को दुनिया भर में बदनाम करने का आरोप लगाते हुए पात्रा ने आगे कहा कि गुजरात की जनता गुजरात को दुनिया भर में बदनाम करने वाले लोगों के किसी भी प्रकार के झांसे में आने वाली नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर पाकिस्तान 2 बम ब्लास्ट भारत में करता है तो उसके यहाँ 20 धमाके होंगे, गुजरात में बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात इलेक्शन के पहले चरण का मतदान होने में मात्र 7 दिनों का समय रह गया है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी गुजरात चुनाव में प्रचार करने के लिए मंगलवार को अहमदाबाद के नरोदा और दरियापुर
विधानसभा पहुंचे थे और वहां उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उस समय से पाकिस्तान जानता है कि अगर वो 2 बम भारत में ब्लास्ट करता है तो उसके यहाँ पाकिस्तान में 20 बम ब्लास्ट होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में 8 लाख और ग्रामीण गरीबों को मिलेगा खुद का घर, सीएम योगी के प्रस्ताव पर केंद्र ने लगा दी मुहर। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2024 तक उत्तर प्रदेश के 8 लाख गरीब ग्रामीणों को उनका आशियाना मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ये आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस प्रस्ताव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है और साथ ही केंद्र की तरफ से इन आवासों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी इज विनर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री मोदी की धूम। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और पीएम शहबाज शरीफ के बीच सत्ता की कुर्सी को लेकर नई जंग छिड़ गई है और दोनों ही एक दूसरे को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां की सेना पर भी कई तरह के सवाल आए दिनों उठने लगे हैं और इमरान खान के समर्थक सेना के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान की जनता जबरदस्त तरीके से परेशान है और ऐसे में पाकिस्तान की जनता पीएम मोदी के काम और लीडरशिप की सराहना कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में भी पीएम मोदी की धूम है और आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार इमरान खान भी बार बार अपने मंचों पर कहते आए हैं कि विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, लीडरशिप कैसा होना चाहिए, ये भारत से सीखा जाना चाहिए। और अब नेता ही नहीं बल्कि जनता भी कह रही है कि पीएम मोदी के काम और लीडरशिप जो है वैसा ही लीडरशिप हमें पाकिस्तान में चाहिए। तो दोस्तों, क्या यही समय है अखंड भारत को पूरा करने का? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सेना ने सर्दियों का कर लिया इंतजाम, बंकर में बैठे बैठे दुश्मनों का काम हो जाएगा तमाम। जी हाँ दोस्तों, सर्दी और बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया है लेकिन पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर पर माहौल गर्म है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तापमान माइनस में चला जाता है और ऐसे वक्त में दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने का टास्क और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सेना को 2 मोर्चे पर तैयारी करनी पड़ती है। एक तरफ ठंड हड्डी गला देती है तो दूसरी तरफ दुश्मन चाले चल रहा होता है। सेना ने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि बंकर में बैठे बैठे दुश्मनों पर नजर रखी जा सकेगी और गलवान जैसी हिमाकत दोबारा दिखी तो करारा जवाब दिया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने 450 टैंकों और 22,000 से ज़्यादा सैनिकों के रहने के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है तो दूसरी तरफ तोप, मिसाइल और स्वाम ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार प्रणाली को भी मोर्चे पर लगा दिया है। दरअसल भारत ये मानकर चल रहा है कि गलवान में चीन का दुस्साहस एक सोची समझी साजिश थी और वो उससे आगे भी ऐसी ही हरकतें कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान का FDI 4 महीने में 52% घटा, नकदी की तंगी से जूझ रहे देश की बढ़ गई परेशानी। जी हाँ दोस्तों, देश में खराब आर्थिक स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता के बीच नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने के दौरान 52% की गिरावट दर्ज की है। डॉन अखबार ने बताया कि सोमवार को पाकिस्तान स्टेट बैंक ने नवीनतम डेटा जारी किया और इसके अनुसार जुलाई-अक्टूबर फिस्कल ईयर 2023 में FDI गिरकर 348.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ठप हो रहा है चीन का प्रॉपर्टी कारोबार, भारत में आ रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद से चीन की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर चीन में कोरोना अपने पैर पसारने को तैयार है और इसका सीधा असर चीन के प्रॉपर्टी मार्केट पर पड़ रहा है और इसमें काफी गिरावट देखी जा रही है। ग्लोबल निवेशक अब धीरे धीरे चीन से अपना निवेश वापस ले रहे हैं और भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा निवेश करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल से पहले से ही चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट देखी जा रही थी और कोरोना महामारी ने उसे पूरी तरह ही खत्म कर दिया है। चीन का प्रॉपर्टी कारोबार ठप होने की कगार पर है और ग्लोबल निवेशक चीन छोड़कर भारत की ओर रुख कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार चीन में
नए घर की कीमतें 7 सालों में सबसे तेज दर से नीचे गिरी है, जबकि फ्लोर एरिया के आधार पर अक्टूबर में लगातार 15वें महीने भी गिरावट देखी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में बना नया आतंकी संगठन, उधमपुर बस विस्फोट में था हाथ, एनआईए ने संभाली जांच की कमान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के केंद्र शासित प्रदेश के दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान स्थित एक अज्ञात आतंकी संगठन ने सितंबर के अंत में उधमपुर में दो बसों में विस्फोटों की योजना बनाई थी और अब ये जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई है। इस मामले से परिचित लोगों ने ये जानकारी दी है। आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी ने पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर पुलिस से ये जांच अपने हाथ में ली और दोहरे विस्फोटों में 2 मामले दर्ज किए और 8 घंटे के भीतर बसों में 2 विस्फोट हुए थे। पहला विस्फोट 28 सितंबर को रात करीब 10:30 बजे डोमेल चौक के पास बैगरा पेट्रोल पंप पर हुआ था। वहीं अगले दिन सुबह करीब 6 बजे पुराने बस स्टैंड पर दूसरा विस्फोट हुआ था। पहले विस्फोट में कंडक्टर और उसका दोस्त घायल हो गया था और दूसरी घटना में किसी को चोट नहीं आई थी। हालांकि अमित शाह की यात्रा के कारण पूरी राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मजार हो या कब्र, गैर कानूनी हुई तो तोड़ डालेंगे, अमित शाह के भाषण से चढ़ गया गुजरात का चुनावी पारा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि गुजरात के करीब मौजूद द्वीप से नकली मजारों को हटा दिया गया है और आपको बता दें कि बेट द्वारका भगवान कृष्ण का निवास स्थान है और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद सफाई जारी रखेगी। अमित शाह ने गुजरात के खंभात विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे भूपेंद्र भाई और हर्ष भाई ने बेट द्वारका में नकली मजारों को ध्वस्त कर दिया है। सभी मजारों के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा था, अब उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पक्ष में एक तरफा लहर, गुजरात की जनता करेगी पूरा सपोर्ट, जेपी नड्डा ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राज्य में प्रचारों का दौर जारी है। कोई किसी पर निशाना साध रहा है तो कोई खुद की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जहां जहां जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा लहर देखने को मिल रही है। गुजरात की जनता भाजपा को समर्थन करने के लिए लेकर तैयार है और नड्डा ने आगे कहा कि मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है, विकासवाद और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत राजनीति को आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने वंशवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद और इसको नकारते हुए विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे आगे है, एफडीआई और लॉजिस्टिक्स में सबसे आगे है। नड्डा ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से विकास में सबसे आगे है, ये गुजरात का मॉडल है और आज अगर विकास मॉडल की चर्चा होती है तो गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि पहले माताओं बहनों को लकड़ी के चूल्हे जलाकर धुएं से जूझते हुए खाना बनाना पड़ता था और आज 11 करोड़ बहनों को गैस सिलेंडर दिए गए हैं और इनमें से 37 लाख गुजरात में दिए गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वीर सावरकर पर हमला बोला। उन्होंने वीर सावरकर की वो चिट्ठी सार्वजनिक की है जिसमें वो अंग्रेज सरकार से उनके साथ काम करने की इच्छा जता रहे हैं। राहुल गांधी ने उनके स्वतंत्रता वीर होने पर एक तरह से सवाल खड़ा किया है और राहुल गांधी के इस बयान के बाद हिंदू संगठनों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को बुरहानपुर पहुंची है, लेकिन उससे पहले ही बुरहानपुर में हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि हिंदू संगठनों ने बुरहानपुर के कोतवाली थाने पहुंचकर राहुल पर एफआईआर कराने का आवेदन भी दिया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कमल टॉकीज तिराहे पर एकत्रित होकर राहुल गांधी के द्वारा वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुकेश अंबानी का बड़ा बयान, बोले 2047 तक दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा भारत। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। RIL यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड प्रमुख ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक 13 गुना बढ़कर $40,000 अरब पर पहुंच सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, 48 घंटे तक होगी
आफत की बारिश। जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर हो रही बर्फबारी और बारिश का असर धीरे धीरे उत्तर और मध्य भारत में दिखने लगा है और ठंड बढ़ने लगी है और इसके साथ ही कई इलाकों में कोहरे का भी असर दिखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वहीं उत्तर और मध्य भारत में लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दक्षिण भारत के कई इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। और इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में मिजाज ऐसे ही होने का पूर्वानुमान जताया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पर कब्जे को है तैयार, बस आदेश का इंतजार। उत्तरी कमान के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कुछ दिन पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया था और जोर देकर कहा गया था कि पीओके फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। और अब गृह मंत्री के बयान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि सरकार का जो भी निर्देश रहेगा उसका पालन किया जाएगा। वो कहते हैं कि हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जैसा सरकार का निर्देश रहेगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी जारी की है और कहा गया है कि सीज फायर का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि सीमा पर शांति बनी रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाएगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ा ऐलान कर दिया है, पीओके पर कब्जे का ऐलान कर दिया है भारत की सेना ने और सीधा सीधा कह दिया है कि हम केवल आदेश का इंतजार कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम तैयार हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान को मिली है धमकी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इमरान खान से निपट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शहबाज शरीफ सरकार आमने सामने है। इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहते हैं और सरकार अपनी मर्जी का। और इस बीच डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को इशारों में धमकी दी है। आसिफ ने संसद में कहा कि 2 या 3 दिन में अगले आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट का लेटर जारी होगा और इसके बाद हम इमरान को देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने इस महीने की शुरुआत में सरकार पर दबाव बनाने के लिए लॉन्ग मार्च शुरू किया था और इसमें उन पर कथित तौर पर हमला भी हुआ और अब वो रावलपिंडी में बड़ी रैली करने जा रहे हैं और यही पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डीजीपी दिलबाग सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर मीडिया पाकिस्तानी एजेंडे को नहीं दे रहा तवज्जो, इसीलिए मीडिया को मिल रही है धमकी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बुधवार को कहा कि कश्मीर फाइट ब्लॉग को पाकिस्तान के इशारे पर चलाया जा रहा है और ये उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्हें कश्मीर में शांति बर्दाश्त नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि घाटी में मीडिया पाकिस्तान के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहा है और इसीलिए धमकियां दी जा रही है। पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। शनिवार को पत्रकारों को धमकी देने वाले मामले में पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम जिले के 12 स्थानों पर छापेमारी कर कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार जिन परिसरों में तलाशी ली गई उनमें कई पत्रकारों के आवास भी शामिल हैं और कुछ संदिग्धों को जांच और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने 12 नवंबर को कश्मीर में पत्रकारों को सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने के लिए लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-छद्म संगठन TRF से जुड़े आतंकवादियों व संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।